नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है वो अभी होना है दिसंबर में। तो उसमें जो इन्वायरमेंट सेक्शन है, ईवीएस का सेक्शन है, उसमें दूसरा टॉपिक आता है पशु। दोस्तों, हम वो पशु टॉपिक को लेकर आके बहुत ही सुसज्जित और डेकोरेट करके ले आते हैं। आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं और टेक्स्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मतलब हर तरह से समझने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को कायदे से देखते हैं तो आप पशु सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का सेक्शन क्या है, पशु टॉपिक शुरू करते हैं। एनिमल्स टॉपिक, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट एनिमल्स रहेंगे। दोस्तों, एनिमल सेक्शन जो आपका सीटेट में आता है वो इस प्रकार से आता है कि 4 स्टेटमेंट दिए रहते हैं। उसमें बहुत सारे लंबे लंबे उनको समझना होता है और उसमें एक स्टेटमेंट या चारों स्टेटमेंट दे देंगे और बता देंगे कि कौन सा पशु है। या फिर ऐसा करेंगे, पशु दे देंगे, 3 स्टेटमेंट देंगे, एक स्टेटमेंट गलत कर देंगे और उसमें गलत स्टेटमेंट आपको निकालना होगा। तो दोस्तों चलो आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पशु, देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा पशु है वो है शेर। शेर के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले शेर का हम चित्र देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शेर का चित्र दिखाई दे रहा है। शेर सेक्शन आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों जानते हैं शेर के बारे में क्या कैसे क्या रहेगा। देखिए, इसे जंगल का राजा भी कहते हैं। शेर भूरे रंग का गर्दन पर बाल धारण किए रहता है। शेर आपने देखा होगा चित्र में। देखिए, भूरे रंग का है, हल्का पीले और भूरे रंग का। इसमें देखिए गर्दन पे इसके बाल हैं बहुत सारे। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में इसका अंकन है। इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। जो शेर है इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इसके बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व मादा शेरनी करती है। इसके जो बच्चे होते हैं वो समूह में रहते हैं, जैसे 3, 4, 5 या 10 जितना समूह होगा, बच्चे समूह में रहते हैं। उसका जो नेतृत्व है, मतलब जो उसकी देख रेख है या साथ, जैसे पानी पीने जाना बच्चों को, तो साथ में जो नेतृत्व करेगी वो मादा शेरनी करती है। नर शेर से मतलब नहीं होता है इस समूह का। शेर अपने क्षेत्र का निर्धारण अपने मूत्र की गंध के माध्यम से करता है। शेर जिस क्षेत्र में रहता है, मूत्र की गंध के माध्यम से वो देखता है कि हमारा क्षेत्र ये है या इस क्षेत्र में कौन आया, कैसे आया। इस सारी चीज़ों का जो वो है इन्वेस्टिगेशन है, वो अपने मूत्र के माध्यम से वो करता है। उसकी मूंछ पतले बालों से बनी होती है, जिसके माध्यम से वह पत्तों को हिलने और शिकार के भागने में आसानी से अंतर कर देता है। जो उसकी मूंछ होती है, जैसे जब हवा से पत्ते हिलते हैं उसके बारे में, और शिकार भागता है उसके बारे में वो अपनी मूंछों के माध्यम से जानकारी कर लेता है। वो अंतर अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेता है। इसके 3 माह के बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलोग्राम तक का होता है। इसके नर बच्चे 2-3 वर्षों में समूह छोड़ देते हैं। जो समूह होता है, जो मैंने अभी बताया आपको इसके पहले, जिसका नेतृत्व मादा शेरनी करती है, तो जो उसमें नर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, 2 या 3 वर्षों में अपने समूह को छोड़ देते हैं। वो जंगल में अपने आप शिकार करने, विचरण करने या इस प्रकार से स्वतंत्र हो जाते हैं। 2-3 वर्षों में वो समूह छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये आप शेर देख रहे थे। शेर का आप चित्र भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। उसके बाद अगला जो आपका पशु होगा वो है बाघ। बाघ का चित्र भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये आपका बाघ दिखाई दे रहा है, देख पा रहे होंगे आप। इसके काली और पीले शरीर पे काली धारियाँ पड़ी हुई हैं बाघ की। उसके बाद बाघ के बारे में हम जानेंगे। ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों, ये आप सभी जानते होंगे कि जो बाघ है वो भारत का नेशनल एनिमल है। इसके बालों पर धारीदार पैटर्न इसके बालों के कारण होता है। जिस पे इसके बालों पर आप धारीदार पैटर्न देख रहे हैं, कोई प्रिंटिंग नहीं है, कुछ नहीं, इसके बालों के कारण ही इसके शरीर पर ये पैटर्न होता है। बाल इस हिसाब से अरेंज होते हैं वहाँ पे कि पैटर्न बन जाता है। तो इसकी भी दहाड़ 3 से 4 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इसके बच्चे भी समूह में रहते हैं तथा नेतृत्व बाघिन करती है। इसके बच्चे भी 2-3 वर्ष में समूह छोड़ देते हैं। यह भी अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के माध्यम से करता है। यह भी अपने शिकार की आहट अपने मूँछों के माध्यम से करता है। इसके बच्चे का वजन 2.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं शेर और बाघ में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। इसके जो पहचान है उसके पैटर्न के माध्यम से होती है, आप देख पा रहे हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट पशु देखते हैं हमारा कौन रहेगा। नेक्स्ट पशु जो है हमारा वो है हाथी।
हाथी आप सभी ने देखा होगा दोस्तों। हाथी आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ये आप हाथी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये हाथी है। अब हाथी के बारे में हम जानेंगे कैसे क्या है। हाथी यह सामान्यतः काले रंग के पाए जाते हैं। हाथी के बच्चे को नंदू कहते हैं, क्योंकि मिंटू लिखा होता है मगर नंदू कहते हैं। काले रंग के हाथियों के काले रंग के होने के कारण इनको गर्मी अधिक लगती है, इसलिए कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा हाथी जो है कीचड़ कहीं पा जाते हैं तालाब के किनारे तो बहुत खेलते हैं, क्योंकि उनका शरीर काला होता है। काले रंग के कारण उनको गर्मी भी अधिक लगती है, तभी कीचड़ से खेलते हैं तो उनको आराम मिलता है। हाथी इनकी औसत आयु लगभग 70 वर्ष मानी जाती है। इनके 3 महीने के बच्चे का वज़न 2 कुंटल होता है। ठीक, तो ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके। ये पूछा जाता है 3 महीने के बच्चे का वज़न कितना होता है हाथी के, तो 2 कुंटल होता है या 200 किलोग्राम होता है। एक सामान्य हाथी एक दिन में 100 केजी पत्तियाँ या 1 कुंटल पत्तियाँ खा जाता है। हाथी 2 से 4 घंटे तक सोते हैं। ये भी जानकारी आप दी। इसी प्रकार के स्टेटमेंट आपको सीटेट में मिलते हैं, विकल्प दिए रहते हैं। इसी तरह यदि आप ये नहीं कायदे से पढ़ते हैं तो ये स्टेटमेंट आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सभी चीज़ें आप याद रखें, वज़न भी याद रखें आप, और ये कितना खाता है इसका भी हाथी से क्वेश्चन ज़रूर बनता है हर वर्ष। हाथी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट पशु देखते हैं हमारा कौन रहेगा। नेक्स्ट पशु जो है आपका वो है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में हम जानेंगे। स्लॉथ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये हमारा स्लॉथ देखिए पेड़ की डाल से उल्टा लटका हुआ है, आराम से सो रहा है। अब स्लॉथ के बारे में हम जानेंगे। स्लॉथ यह भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। ये असल में स्लॉथ जो है भालू की तरह दिखता है, मगर भालू है नहीं। यह स्तनधारी तथा दुनिया का सबसे आलसी जीव है। इस जीव को दुनिया का सबसे आलसी जीव कहा गया है। यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 17 से 18 घंटे सोता है। कहीं कहीं 17 घंटे आपको मिलेगा, 18 घंटे भी मिलेगा। तो यह पेड़ों से उल्टा लटक कर लगभग 17 से 18 घंटे सोता है। इनकी औसत आयु लगभग 40 वर्ष होती है। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। मतलब ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। इतना आलसी जीव है, कहीं भी नहीं जाता है, बस उल्टा लटक कर सोता रहता है। उसी पेड़ की पत्तियों को खा लेता है, फिर सोता रहता है। यह अपना मल मूत्र त्यागने हेतु सप्ताह में 1 बार पेड़ से उतरता है और पास के जलाशय में नहाता है, इसलिए यह एक अच्छा तैराक भी है। यह स्टेटमेंट भी आपको पेपर में काफ़ी देखने को मिलता है कि क्या स्लॉथ जो है अच्छा तैराक भी है। तो बहुत लोग यदि आप कायदे से नहीं पढ़े होंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि यह अच्छा तैराक भी है। ये जब मलमूत्र त्यागने नीचे उतरता है तो पास में ज़्यादातर कोई ना कोई जलाशय होता है, जलाशय में जाके खूब नहाता है और इसीलिए वहीं पे नहाते तो अच्छा तैराक वहाँ पे तैरना ये जानता होता है, कायदे से नहाता है। उसके बाद यह अपने 40 वर्ष की आयु में 8 पेड़ों पर निवास करता है, अतः यह एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। यह अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों को आप गेंगे 8 पेड़ों को निवास स्थान बनाता है। एक पेड़ पर ये 5 वर्ष रहता है, उसी की पत्तियां खाता रहता है और पत्तियां खाने के कारण यह एक शाकाहारी जीव है। पत्तियां के खाने के कारण यह एक शाकाहारी जीव है। तो दोस्तों स्लॉथ आप एक बार फिर देख लीजिए। स्लॉथ को आप कायदे से पढ़ लीजिएगा। स्लॉथ वहाँ पे पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में। स्लॉथ के बाद हम अगले जीव पर चलते हैं जो है सर्प। सर्प के बारे में अब जानेंगे। सर्प से संबंधित हुआ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। सांप सरीसृप प्रजाति का रेंग कर चलने वाला जीव है। सांप के 2 से 4 खोखले दांत पाए जाते हैं। कहीं कहीं आप 2 भी लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं 4 भी लिखा मिलेगा आपको। तो ये आप दोनों याद रखेंगे, 2 और 4 दोनों, और स्टेटमेंट जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से आप वहाँ पर एडजस्ट करेंगे। सांप के कान नहीं पाए जाते। यह त्वचा पर उत्पन्न कंपन के माध्यम से सुनने की क्रियाएं करता है। सांप के कान नहीं होते हैं, इसकी जो त्वचा होती है इस पर जो कंपन होता है उस हिसाब से, जैसे आप जाते होंगे जब कहीं पर सांप पड़ा होता है, आप जाते हैं आपकी आहट से ही वो वहाँ से भाग निकलता है। तो वो ऐसा नहीं कि उसके कान है, वो अपने जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे उसके त्वचा पे कंपन जैसा होगा और बस समझ जाएगा कि कोई ना कोई आया है। सांप की आयु औसतन 10 से 12 वर्ष होती है। सांप की आयु अधिकतम कितनी होती है? औसतन 10 से 12 वर्ष। ये जो आप कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने 200 साल पुराना सांप देखा, मैंने 300 साल पुराना सांप देखा, ये ऐसा कुछ नहीं है। सांप की औसतन आयु जो होती है वो 10 से 12 वर्ष होती है।
सांप के काटने की दवा इसके जहर से ही बनाई जाती है, जिसे हम सीरम कहते हैं। सांप जो काटता है उसकी जो दवा बनाई जाती है वो किसके इसी के जहर से बनाई जाती है, सांप के ही जहर से बनती। जहर ही जहर को ख़त्म करता है और उसे हम एवरेज में क्या कहेंगे, उसे सीरम कहते हैं, जो प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध रहती है। यह भी NCERT की बुक में दिया है आपका कि सांप की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है और प्रत्येक नज़दीकी प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध रहती है। सांप का मुख्य भोजन चावल का मांड होता है। आप अपने हिसाब से मत करिएगा, लिखित तौर पे या NCERT के माध्यम से सांप का मुख्य भोजन जो है वो है चावल का मांड होता है। आप देखते होंगे चावल धुला जाता है तो उसके मांड निकलता है, या फिर चावल पकने पर भी उसमें मांड होता है, वही सांप का मुख्य भोजन। इसके अतिरिक्त वह अन्य चीज़ें या अन्य जीव जैसे चूहा और भी आप देखते होंगे जो भी बिल में रहता है, जो भी वहाँ पे होगा उसको वो खाता है। चूहा खा जाता है, कीड़े मकोड़े पा जाता है वो भी खा जाता है। तो ये अतिरिक्त में है, पर मुख्य भोजन जो कहा गया है NCERT के माध्यम से वो है चावल का मांड। भारत में सांप के 4 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं 4 प्रकार? नंबर 1 नाग, दूसरा करैत, तीसरा अफाई और चौथा जो है दुबैया। ये 4 प्रकार जो है भारत में पाए जाते हैं। चारों प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप देख पा रहे हैं आपका नाग, पहले हम नाग का अध्ययन करेंगे। नाग क्या है, कैसे क्या है, आप चित्र भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। नाग इसे ही किंग कोबरा कहते हैं। यह अपने अंडे बच्चों को खा जाता है। यह अंडे देने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है। यही एक नाग है जो अंडे देने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है। यह अपने अंडे बच्चों को खा जाता है। ठीक, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये नाग है। उसके बाद दूसरा है आपका करैत। करैत भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लाल और ब्लैक कलर का है। ये भी जहरीला देख पा रहे होंगे। आप स्क्रीन पे कायदे से देख रहे हैं तो 2 दांत इसमें देख रहे हैं, आपके खोखले दांत दिखाई दे रहे हैं, 2 दांत होते हैं। उसके बाद अब अगला हम देखेंगे अफाई। अफाई सांप जो है, अफाई भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है चिट्टियाँ पड़ा हुआ अफाई सांप है। उसके बाद है चौथा जो है वो आपका आता है दुबैया। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही ग्रीन कलर का दुबैया सांप है। ये बहुत ही जहरीला होता है, दुबैया सांप है हरे रंग का। उसके बाद एक आता है कालबेलिया। कालबेलिया के बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान का यह लोक नृत्य भी है कालबेलिया नृत्य, जिसे हम नागिन डांस भी कहते हैं। आजकल के शादी विवाह समारोह में आप देखते होंगे कि लोग शुरू हो जाते हैं दोनों हाथ कर करके, वही है कालबेलिया, वही है आपका नागिन डांस। ये कालबेलिया है, राजस्थान में प्रजाति ये पाई जाती है सांप की, यह राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान का लोक नृत्य भी है। उसके बाद आता है आपका केचुआ। केचुआ इसे किसानों का मित्र भी कहते हैं। यह मृदा को खाकर उसको मुलायम व भुरभुरी बनाता है। यह सरीसृप प्रजाति का है। सरीसृप मतलब रेंग के चलता है। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें आपको केचुआ के बारे में याद रखनी है। किसानों का मित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मृदा को ही खाता है, उसको जब निकालता है तो भुरभुरी और मुलायम करता रहता है। कहते हैं ये जिस दिन हमारी पृथ्वी पर केचुए नहीं होंगे उस दिन खेती असंभव की तरह होगी, खेती करना दूभर हो जाएगा, खेती करना मुश्किल होगा। इसलिए किसानों का मित्र केचुए को कहा गया है। आप जाते होंगे, देखते हैं ज़मीन में बहुत सारे केचुए आपको दिखाई पड़ते होंगे बरसात में, तो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, केचुए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगला जीव जो है वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह भारत अपने देश का यह राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह प्रयागराज से हल्दिया के बीच गंगा नदी में पाई जाती है। प्रयागराज आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये पहला जलमार्ग भी है हमारा। हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो जो आपका जलमार्ग है प्रयागराज से हल्दिया के बीच ही ये डॉल्फिन पाई जाती है। ये डॉल्फिन एक फिश है जो प्रयागराज से हल्दिया के बीच पाई जाती है। इसे सुसु या अंधी डॉल्फिन कहते हैं। कहीं कहीं आपको इसका नाम सुसु भी देखने को मिलेगा, तो आप जहाँ कहीं भी सुसु हो तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसी का नाम है। यह स्तनधारी है मगर फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। आप सभी गिल्स होते हैं, इसमें फेफड़ों के माध्यम से ये सांस लेती है डॉल्फिन। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये आपकी डॉल्फिन है। उसके बाद नेक्स्ट जीव जो है वो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल के बारे में हम जानेंगे, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। ब्लू व्हेल यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है। यह स्तनधारी है।
या फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है। यह सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। प्रशांत महासागर आप जानते हैं हमारे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये उसी महासागर में ब्लू व्हेल पाई जाती है। सबसे बड़ा जीव है ये। जल क्या पृथ्वी का ही सबसे बड़ा जीव है। बहुत भारी होती है ये। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं 3 मीटर 9 फीट ये सब इसका दिया हुआ है। जो डायमीटर होता है इसका आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ब्लू व्हेल को। आदमी बिल्कुल छोटा सा होता है इसके आगे। दोस्तों नेक्स्ट जीव के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट जीव है आपका मकड़ी। मकड़ी यह कीट वर्ग का अपवाद है। कीट वर्ग का अपवाद के बारे में आप ये सीधा सा अर्थ है इसका ये अर्थ है कि कीट वर्ग जो होता है वो होता है आपका हेक्सापोडा। ठीक, उसमें आपके कितने होते हैं 6 लेग होते हैं कीट वर्ग, मगर इसमें कितने होते हैं 8 पैर पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, इसे कीट वर्ग का अपवाद कहा गया है। यह गंदगी फैलाता है, यह सामाजिक कीट नहीं है। यह गंदगी फैलाता, आप देखते होंगे जाला वाला लगा देता है, गंदगी फैलाता है। इसकी माता गर्भधारण के बाद अपने नर को मार देती है। जो मकड़ी होती है इसकी जो मादा होती है गर्भधारण के बाद जो नर होता है उसको वहीं पे ख़त्म कर देती है। मकड़ी समूह में नहीं रहती, ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट्स आपको वहाँ दिए रहेंगे। मकड़ी का चित्र भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये मकड़ी आपकी बढ़िया सी मकड़ी लेके आए हैं हम आपके लिए, देख लीजिए कायदे से। पैर भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, आप गिन भी सकते हैं कितने पैर हैं आपके। ऑक्टोपोडा है। पर नेक्स्ट अगला जीव हम देखते हैं वो है रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े के बारे में जानते होंगे। शहतूत का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, उसी पे इसका पालन होता है। रेशम का कीड़ा बॉम्बेक्स मोरी इसका साइंटिफिक नेम है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। इसमें खुशबू, जैसे कहते हैं ना, खुशबू से लोग पहचान लेते हैं। इसमें ये कला होती है, इसमें खूबी होती है कि अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं हम, सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का कीड़ा भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए ये ऐसे रेशम भी निकाला गया है, इसमें सारा डिटेल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये पत्ती है शहतूत की, उसी पे है। ये आपका रेशम है, ये कीड़ा है आपका। नेक्स्ट कीट हम देखते हैं दोस्तों, वो है आपकी मधुमक्खी। मधुमक्खी तो ऐसा कीट है जिसे शायद सभी ने देखा हो, ऐसा ही कोई हो जिसने ना देखा हो, अंततः सभी ने देखा होगा। मधुमक्खी, इसकी कई वैरायटीज़ होती हैं। एपिस सेराना इंडिका इसका नाम होता है। इसे सामाजिक कीट कहते हैं। सामाजिक कीट क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये कई कॉलोनी, मतलब उसमें जैसे सैनिक होता है, रानी मक्खी होती है, मतलब इस प्रकार का इसमें कॉम्बिनेशन पाया जाता है, इसलिए इसे सामाजिक कीट कहते हैं। इसमें रानी मक्खी अंडे देती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ भोजन का प्रबंध करती हैं। नज़दीकी पेड़ों पर जा कर के शहद का इंतजाम करती हैं, वहाँ से लेके आती शहद बनाती हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। एपीकल्चर सर्वाधिक बिहार में होता है। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है। ये भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय वहाँ पे दिया रहता है, आपको याद नहीं रहता। यदि आप कायदे से नहीं पढ़ते तो आप वहाँ पे भूल जाते हैं। तो इसलिए मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है। कृत्रिम मधुमक्खी पालन में चीनी व जल का घोल बनाया जाता है। आप देखते होंगे सड़कों के किनारे, देखें डिब्बे टाइप के रखे होते हैं जहाँ मधुमक्खी पालन होता है, वो उन्हीं डिब्बों में चीनी और जल का घोल बनाया जाता है, उसी में मधुमक्खी पालन किया जाता है। ये देखते हो आप छत्ते में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं छोटे छोटे, उसी में मधु भरा रहता है। तो ये आप सभी ने देखा होगा। इसका चित्र भी मैं लेकर आया हूँ, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये इसी प्रकार का होता है जिसे हम छत्ता कहते हैं। देखो इसी प्रकार की मधुमक्खियाँ उसमें लगी रहती है, इसमें शहद भरा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है चींटियाँ। चींटियों के कान नहीं होते, लेकिन वे अपने पैरों के भीतर विशेष अंगों के माध्यम से कंपन से पता लगा लेती हैं। चींटियों के शरीर में फेफड़े नहीं पाए जाते, उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनमें वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। चींटियाँ कॉलोनी में रहती हैं, यह सामाजिक कीट हैं। मरने के बाद चींटियों के शरीर से ओलिक एसिड निकलता है। या चींटियाँ भी, चींटियाँ सभी ने देखा होगा, चींटियाँ हैं। उसके बाद अगला जो कीट है वो है दीमक। दीमक भी आप सभी ने देखा, दीमक जहाँ लग जाती है सब कुछ कुतर के रख देती है, और लकड़ी हो, कागज़ हो, या कुछ भी हो, सब कुछ खा जाती है। ओलिगोफैगस में आती है, पॉलीफैगस में आती है, सब कुछ खा के ख़त्म कर देती है दीमक। तो दीमक भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दीमक चीज़ों को कुतर कर नष्ट कर देती है। तो दोस्तों ये था आपका हमारा आज का सेक्शन।
मैंने पशु टॉपिक से संबंधित कुछ भी नहीं छोड़ा, आपको सब बता दिया है। यदि आप इतना तैयार करके जाते हैं तो निश्चित ही आप पशु सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन अधूरा नहीं करके आएंगे। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर व कमेंट करिए। दोस्तों, यदि आप हमें प्रमोट करते हैं तो दोस्तों जल्द ही हम आपके लिए सारे वीडियो, सारे कोर्सेज एकदम फ्री लेकर के आएंगे। जल्द ही हम आपको बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यदि आप हम प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो निश्चित ही हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, आपके लिए सारा मैटर लेके आएंगे। और मैटर ऐसा लेकर आएंगे जो उसी मैटर से ही आप बिल्कुल एकदम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।